Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, आज मैं लेके आया हूं आप सभी के बीच कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ 6 जैव प्रक्रम इसके द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैंने जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को भी इसमें कवर किया है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं। सो समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है जल का वहन, दूसरा है भोजन का वहन, तीसरा है अमीनो अम्ल का वहन, चौथा है ऑक्सीजन का वहन। आप जब वहन वर्ड देख रहे हैं तो वहन से वहन बोले या संवहन, तो ये एक ही चीज है। संवहन या वहन का मतलब क्या है? पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। तो जो पौधे हैं, पौधों में 2 तरह के संवहन ऊतक होते हैं। इसे हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। पौधों में सबसे पहला है हमारे पास जाइलम, दूसरा क्या है? फ्लोएम। जैसे हमारे शरीर के अंदर रुधिर संवहन ऊतक के रूप में काम करता है, ऐसे ही जाइलम और फ्लोएम है पौधों में। ये इन्हें हम पादप संवहन ऊतक बोलते हैं। अब इनमें से जाइलम का क्या कार्य है, फ्लोएम का क्या कार्य है? हम ये जानते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है क्या हमारे पास? हरे पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये दोनों ऊतक उसी से रिलेटेड है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से, या ये कहेंगे पौधों के अन्य कार्यों से रिलेटेड। तो इनमें से जाइलम क्या करेगा? मैंने आपको बताया हरे पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं, तो उस जल और खनिज लवण को जड़ों से लेकर और पौधे के सही भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हमारे पास जाइलम। तो जाइलम ऊतक क्या करेगा? जल और खनिज लवणों का वहन करेगा। ठीक है। और फ्लोएम क्या करेगा? मैं साथ साथ यही बता दूं, जब प्रकाश संश्लेषण के बाद हरे पौधे अपना भोजन बना देते हैं, तो उस भोजन को शरीर के पौधे के शरीर के सही भागों तक पहुंचाना होता है। तो उसके लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? वह है फ्लोएम। इसका मतलब जल व खनिज लवणों का वहन ये कौन करेगा? हमारे पास जाइलम। और भोजन का वहन कौन करेगा? हमारे पास फ्लोएम। तो ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम किसके लिए है? भोजन का वहन तो है नहीं, अमीनो अम्ल का भी नहीं है, ऑक्सीजन का भी नहीं है, तो जल का वहन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि इनमें से कौन सी है? द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है अग्न्याशय, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा है यकृत, चौथा है जठर ग्रंथि। ये क्वेश्चन 2 चैप्टर में कॉमन है हमारे पास। जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ग्लैंड्स का चैप्टर आएगा, ग्रंथि वाला जो है नियंत्रण समन्वय चैप्टर है, उसमें भी पाया जा रहा है। और ये हमारे पास पाचन तंत्र है, उसमें भी पाया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। पहला है अग्न्याशय, दूसरा है लार ग्रंथि, तीसरा है यकृत और चौथा क्या है? जठर ग्रंथि। तो इनमें से यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है और इससे एक रस निकलता है, यकृत रस, और जिसके अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और ये सभी हमारे पास पाचन तंत्र में, जब हमने मनुष्यों में पाचन टॉपिक पढ़ा है चैप्टर 6 में, अपने इस चैप्टर में, तो वहां पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है, तो वहां भी हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। तो यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे लीवर भी बोलते हैं। और इससे जो जूस निकलता है उसे हम बोलते हैं बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अवृक्क इनमें से कौन से तंत्र का भाग है? आपको ये देखना है। टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है।
पहला है पोषण, पोषण जिसे पाचन भी बोल देते हैं, पाचन तंत्र में देखेंगे, पाचन तंत्र में तो नहीं है। दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है परिवहन तंत्र जिसे हम बोलते हैं परिसंचरण। इनमें से वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो यदि हम वृक्क की बात करें, वृक्क होता क्या है हमारे पास? किडनी। और यह कौन से तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मानव के हृदय में आपसे पूछा गया है 3 कोष्ठ हैं, 2 है, 4 है या 1 है? तो याद रखिएगा, मानव के हृदय में क्या है? कुल 4 कोष्ठ होते हैं। मानव या बड़े जीव जंतु जिन्हें हम मैमल्स बोलते हैं, इन सब में क्या है? हमारे पास 4 कोष्ठ होते हैं। और 4 कोष्ठ कौन से हैं? आपने पढ़े भी हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच का मान क्या है? अब जो मनुष्य में रुधिर है उसके पीएच का मान क्या है? पहला दिया है 6.8, दूसरा है 7, तीसरा है 7.4 और चौथा दिया है 0। 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीएच का मान ही क्या होता है? 1 से लेकर 14। अब इनमें से कौन सा है? तो देखिएगा, याद रखिएगा कि मानव रक्त जो है उसके पीएच का मान कितना है? वो 7.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ये क्वेश्चन हमारे पास अमल, क्षारक और लवण में भी आता है, और मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है, इसलिए मैंने साथ में इसको यहां भी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के अनाक्षी श्वसन द्वारा कितने एटीपी उत्पादित होते हैं? द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक होता है अनाक्षी श्वसन, एक होता है आक्षी श्वसन। अनाक्षी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। और आक्षी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो अनाक्षी श्वसन मीन जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। तो ऐसे केस में जब ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होगा तो वो कितने एटीपी उत्पादित करेगा? तो आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 36 और 38। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? अनाक्षी श्वसन में कितना है? 2 एटीपी के अणु। एटीपी जिसे हम फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन या एडिनोसिन भी बोल देते हैं, ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? पहला है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, दूसरा है शरीर की रक्षा, तीसरा है रक्त का थक्का जमाना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं ये किस में पाई जाती हैं? हमारे पास हमारे रुधिर के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। और इन प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। इससे क्या होगा, जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो चोट लगने के बाद खून हमारा बहता रहता है। तो यदि ये लगातार बहता रहे तो हमारे शरीर में क्या होगा? रुधिर की कमी हो जाती है, और रुधिर की कमी होने से कई बार मृत्यु भी हो सकती है। तो ये प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि वो उसी समय हमारे रुधिर का थक्का जमा देती हैं, और जिसकी वजह से रुधिर रुक जाता है, और उसके बाद रुधिर जो है बंद होगा तो हमारी जान बच सकती है। ध्यान से समझेगा, प्लेटलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण होता है? अब आपको ये देखना है, भोजन का पाचन अमाशय में, यकृत में, मुख गुहा में या शुद्रांत्र में। तो देखिएगा, हमारे पास भोजन का पाचन जो है सबसे लास्ट में कंप्लीट कहाँ होगा? शुद्रांत्र में, जिसे हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी उत्पादित होते हैं? द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऑप्शंस हैं 2, 4, 36 और 38।
तो हमें यहाँ देखना है, मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वो था अपूर्णात्सीकरण, ये है पूर्णात्सीकरण। याद रखिएगा, जब भी अपूर्णात्सीकरण है, जिसे हम अनाच्छी श्वसन बोलते हैं, ठीक है, तो उस समय में क्या है, हमारे पास दो एटीपी उत्पादित होते हैं, और जिस समय पूर्ण ऑक्सीकरण होगा उसे हम ये बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। उस समय में हमारे पास कितने निकलेंगे, हमारे पास यहाँ 36 अणु, एटीपी के 36 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में इनमें से कौन सा श्वसनीय वर्णक है? द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें चार ऑप्शन है, प्लाज्मा, लसिका, हीमोग्लोबिन या लार। अब क्या होता है श्वसनीय वर्णक? इसका मतलब एक ऐसा वर्णक, शरीर के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा वर्णक या एक ऐसा पदार्थ जो श्वसन अभिक्रिया में सहायक हो। और श्वसन का मतलब क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराना और उस ऑक्सीजन का प्रयोग भोजन के विखंडन में करना और इससे ऊर्जा प्राप्त करना, इसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन। और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन यदि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, फेफड़ों में जाएगी, तो उसके बाद उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा वर्णक है जो शरीर के सभी भागों के पास ऑक्सीजन पहुंचाएगा? यदि हम यहां देखिए, पहली बात तो शरीर के अंदर सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? परिसंचन तंत्र। और आप देखिएगा जो लार है वो तो पाचन तंत्र का भाग है, इसका ये तो है ही नहीं। अब इन तीनों में से देखिए, प्लाज्मा, लसिका या हीमोग्लोबिन, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर क्लासेस में पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन इसका आंसर है। अब हीमोग्लोबिन कैसे होगा? हम जानते हैं हमारे रुधिर के अंदर तीन तरह की कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो उन लाल रुधिर कोशिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ये एचबी हीमोग्लोबिन है, और ये मिलकर एक यौगिक बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक के रूप में ही यह हमारे शरीर के अंदर एक भाग से दूसरे भाग तक ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और वहां पर उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है, यह है हमारा उत्तर, श्वसनीय वर्णक, जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, ऑक्सीजन के परिसंचरण में, या कहेंगे ऑक्सीजन के वहन में सहायक है, वो है हमारे पास हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किस में होती है? ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। पायरुवेट का विखंडन आपने श्वसन में पढ़ा, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, ये तीन चीज देनी है। यह क्रिया किस में होगी? कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन देखिएगा, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं उसमें, या फिर क्या है, केंद्रक में। यदि हम यहां देख के चलें, पहली बात कि हमारे पास जो इनमें से ऐसा कौन सा है, कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिल रही है, वह है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का बिजली घर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, 9th क्लास में पढ़ा है, कोशिका का बिजली घर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट का विखंडन यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होगी, इससे उत्पन्न होगी, और ऊर्जा किस रूप में निकलेगी, एटीपी। अभी आपको मैंने पहले बताया हुआ था, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में रुधिर का एकल परिसंचरण होता है? एकल परिसंचरण मीन रुधिर शरीर के अंदर सिर्फ एक ही बार जाएगा, ठीक है। द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ चार ऑप्शन है, मनुष्य, चिड़िया, शेर और मछली। अब इनमें देखिए, मनुष्य है, चिड़िया है, शेर है, ये सभी के हैं, बड़े जीव हैं, और जो मछली है वह छोटा जीव है। तो याद रखना, मछली जो है, इनके अंदर क्या होगा, रुधिर का एकल परिसंचरण होता है। एकल परिसंचरण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसका मतलब इनमें रुधिर शरीर के अंदर केवल एक ही बार प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें वी ऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है? वी ऑक्सीजनित मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
वी ऑक्सीजन मीन ऐसा खून, ऐसा रक्त, ऐसा रुधिर जिसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं? वी ऑक्सीजनित रुधिर। इनमें से ऐसा कौन सा है? अब आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है, बायां अलिंद, बायां निलय, दोनों में, या फुफ्फुस धमनी। अब एक आता है बायां अलिंद, बायां निलय। हम जानते हैं मानव हृदय में कुल चार कोष्ठ हैं, उनमें से दो अलिंद है, दो निलय है। एक बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। और मानव शरीर में जो हमारे हृदय के अंदर एक विशेष तरह की पार्टीशन है जो रुधिर को सेपरेट रखती है, रुधिर को अलग रखती है। एक तरफ ऑक्सीजनित रुधिर होता है, दूसरी तरफ वी ऑक्सीजनित। जो बायां भाग है यानी कि बायां अलिंद और बायां निलय, वहां क्या होगा? ऑक्सीजनित रुधिर, यानी कि ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाई जा रही है। और दूसरी तरफ क्या होगा? दाएं वाली साइड में क्या होगा? हमारे पास वी ऑक्सीजनेट रुधिर, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो आप देखिएगा जो बायां अलिंद है, बायां अलिंद में क्या मिलेगा? ऑक्सीजनेट रुधिर। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? वी ऑक्सीजनेट। इसका ये तो हो ही नहीं सकता, ना ही बायां निलय ना दोनों। अब आती है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा ये दो तरह के हैं। नॉर्मली यदि हम देख के चले धमनी की बात, तो धमनी में हमेशा क्या बनता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर होता है। और जो शिरा होती है, शिरा में क्या होता है? वी ऑक्सीजनित रुधिर। ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी धमनी होगी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर होगा और शिरा में भी ऑक्सीजन रुधिर होगा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जैसे हमारे पास विज्ञान में अपवाद पढ़ते हैं कि इसके गुण दूसरों से अलग हैं, उसी तरह से एक ऐसी धमनी है और एक ऐसी शिरा है जो नॉर्मल से हटकर है। वो कौन सी है? फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस धमनी जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब इसमें क्या होगा? है ये धमनी है, होना कौन सा चाहिए इसके अंदर? ऑक्सीजन रुधिर, लेकिन इसमें क्या है? वी ऑक्सीजनित। और इसी तरह फुफ्फुस शिरा जो है, शिरा है, उसमें क्या होना चाहिए? वी ऑक्सीजनित, लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस शिरा में क्या है? ऑक्सीजनित है, यानी कि उल्टा है। तो इसका मतलब फुफ्फुस धमनी क्या है? एक ऐसी धमनी है जिसमें क्या है? हमारे पास वी ऑक्सीजन रुधिर पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये हमारा फुफ्फुस धमनी, दिस इज द राइट आंसर। इससे मिलता जुलता फुफ्फुस शिरा का क्वेश्चन भी आ सकता है, वहां पर ऑक्सीजनित रुधिर की बात आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पोषण विधि अमरबेल में पाई जाती है? द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप देखिएगा चार ऑप्शन है। पहला है सबपोषी, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है विषम पोषी, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है और मेरे पहले क्वेश्चन में आया भी है। क्या होता है? हरे पौधे हैं या नील हरित शैवाल हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी से जल लेंगे, खनिज लवण लेंगे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें क्या उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण में तो अपना भोजन स्वयं बनाना है। दूसरा है सबपोषी। सबपोषी पहले इनके मतलब पता होने चाहिए। सब मीन अपने आप से, सबपोषी मीन वे जीव जो अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सबपोषी क्या शो करेंगे? प्रकाश संश्लेषण। एक है विषम पोषी। विषम का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर होना। विषम पोषी मीन जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विषम पोषी। ठीक है। तो हमें इन तीनों में से देख के चलना है कि प्रकाश पोषण विधि, कौन सी पोषण विधि अमरबेल में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, अमरबेल जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, उसे अपने भोजन पर के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए से इसके अंदर क्या होगा? सपोषित तो हो नहीं सकता, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो अपना भोजन स्वयं बनाने वाले विक्रियाएं हैं या अपना भोजन बनाने वाले, स्वयं बनाने वाले जीव हैं। तो विषम पोषी जो है, दिस इज द राइट आंसर, कि अमरबेल जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है, इसलिए विषम पोषी। अमरबेल में कौन सी पोषण विधि होगी? विषम पोषी, जिसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी।
अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और साथ ही साथ सब पोषी पोषण के बारे में बताया था। इसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है प्रकाश संश्लेषण? हरे पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और हरे पौधों को हम क्या बोलते हैं, सपोषी। अब जरा देखिएगा, सपोषी पोषण है यानी कि हरे पौधों से रिलेटेड है। तो मैंने आपको इसमें 3 चीजें बताई हैं, मिट्टी से जल और खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। और हरे पौधों में पाया क्या जाता है, क्लोरोफिल। यानी कि ये सभी चीजें चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो आप देखिए सब पोषक पोषण के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, मैंने बोला है इसकी उपस्थिति है, सूर्य का प्रकाश इसकी उपस्थिति चाहिए। इसका लिए तो चारों ही चीजें चाहिए, तो इसका उत्तर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। इसका लिए ये सभी चीजें चाहिए सब पोषक पोषण के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and this is all about my today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.